हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी मृणाल कुमार, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, इंटरमीडिएट बॉयज़ सेक्शन, मारवाड़ी कॉलेज रांची। पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर 2 का दलीय प्रभुत्व का दौर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस को एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहा जा सकता है। और जब हमारी सरकार बनाने की बात आई तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात जो थी वो सामने आई। अब हम लोग आज देखेंगे कि हमारे कांग्रेस सरकार किस तरह से 5 वर्ष अपने कार्य किए और अपना वर्चस्व बनाया। साथ ही साथ दूसरे आम चुनाव में 1957 में संपन्न किया गया, यानी दूसरा आम चुनाव जो था वो 1957 में संपन्न हुआ। इस चुनाव में भी लोकसभा की 494 सीटों में कांग्रेस पार्टी को 371 सीट प्राप्त हुई। तो इस बार भारतीय साम्यवादी पार्टी जो थी वो दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आ चुकी थी। इसने भी अपना आकार बड़ा कर लिया था, यानी ये भी एक पार्टी के रूप में, विपक्ष पार्टी के रूप में सामने आई, जिसमें 27 सीटों पर विजय हासिल किया था और सफल रही। दूसरी थी बात इसमें कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, जो 19 सीटें प्राप्त कर पाई। इस चुनाव में भी कांग्रेस को 3/4 सीटों पर जीत हासिल हो गई। जहां तक राज्य विधानसभाओं का प्रश्न था, पहली बार केरल में भारतीय साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार का गठन हुआ। केरल की सरकार 2 वर्ष ही चल पाई थी और वहाँ 1959 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अन्य कुछ राज्यों में यद्यपि कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही थी। तो यहाँ पर हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि दूसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस जो थी अपना पूरा प्रभुत्व कायम कर पाया था। यानी हमारे भारत में जो 5 वर्ष के उपरांत दूसरे आम चुनाव आए, जो 1957 में संपन्न हो गया था, और यहाँ पर फिर से कांग्रेस ने बहुमत हासिल की थी और इसने 371 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। तो इस आधार पर भी हम देखते हैं कि सेकंड आम चुनाव भी कांग्रेस के पक्ष में रहा। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो थी वो अपनी सरकार बना पाई और फिर से देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार भी निर्विरोध रूप से प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव जो प्रथम लोकसभा चुनाव में थोड़ी ज़्यादा ही काम करना पड़ा, लेकिन सेकंड आम चुनाव में फिर ये थोड़ा सा जल्दी हो पाया, लेकिन विपक्षों ने भी अपने पार्टी को एक मजबूत संबल देने का आधार बना लिया। तो यहाँ पर अब हमारे देश में विदेशी विपक्ष पार्टी की भी जो बात थी वो अब इसमें भी मजबूती आ रही थी। तो यहाँ पर कुछ पार्टियाँ थीं जो उस समय आम चुनाव के दौरान ये पार्टियाँ भी अपनी उम्मीदवारों को खड़ा किया और लोगों का भी कुछ समर्थन मिल पाया था। जहाँ पहले आम चुनाव में
भारतीय साम्यवादी पार्टी जो थी वो 16 सीटें प्राप्त की थी। दूसरे आम चुनाव में इसने 27 सीटें प्राप्त कर ली। तो इस तरह से हम देखते जाएंगे कि किस किस तरह से विपक्ष पार्टियों ने भी अपना वजूद, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करना शुरू किया था और उससे भी सफलता मिली थी। हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि तीसरी बार जो थी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की चुनौती और उसका वर्चस्व की पुनर्स्थापना का युग हम कह सकते हैं 1951 से लेकर के 1967 तक को। लेकिन इसके उपरांत हमने ये भी देखा था कि 1989 से हमारे देश में गठबंधन का महत्व बढ़ गया, यानी गठबंधन की राजनीति के आधार पर सरकार को बनाने का प्रयास किया और ये सरकार गठबंधन की सरकार भी बनी। यानी गठबंधन की राजनीति जो थी वो आरंभ हो गई 1989 के बाद से। तो यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का भी महत्व बढ़ गया और गठबंधन की राजनीति का मतलब ये था कि कई दलों के द्वारा मिलजुल करके सरकार का गठन, क्योंकि किसी भी दल को लोकसभा में अगर स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो वर्तमान में भारत की केंद्रीय राजनीति जो है वो दो गठबंधन सक्रिय हो गई। यानी वर्तमान भारत में उस समय क्या किया गया, इस सरकार के पहले तक की सरकार जो बनी थी वो थी केंद्रीय राजनीतिक गठबंधन के रूप में। तो इसमें था, एक तो था कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार और दूसरा था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार। लेकिन 2014 में जब हमारा लोकसभा का चुनाव फिर से आया तो एक नई बात यह भी देखने में आ गई कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया। यानी यहाँ पर जो हमारी सरकार की व्यवस्था थी, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत पूरे भारत से मिल पाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमारी सरकार कामयाब हो गई। तो यहाँ पर यद्यपि भाजपा ने यह चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के बैनर तले ये काम किया था, लेकिन इस बदलाव को गठबंधन युग की समाप्ति के संकेत के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो ये बात क्या थी कि गठबंधन की जो राजनीति थी ये 2014 के बाद से लगभग क्या ये समाप्त हो गया। यानी दूसरी यहाँ पर जो आम चुनाव हुए थे उसमें बिल्कुल ये चीज़ों को बदल दिया गया और लोगों ने अपना बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो यह चुनाव जो था लोकतांत्रिक गठबंधन कह सकते हैं हम। यहाँ पर कुछ लोगों ने इसको में बदलाव का कारण भी बतलाया। तो इस आधार पर हमने ये भी देखा कि हमारे भारत में दलीय व्यवस्था के आधार पर अब क्या था कि ना तो यूपीए की सरकार थी और ना एनडीए की सरकार थी। यानी जिस चीज़ों को बहुत दिनों से गठबंधन की सरकार हमारी भारत में चली आ रही थी उसका 2014 के आम चुनाव के पश्चात जो हमारी सरकार बनी ये बहुमत वाली सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत से पूर्ण बहुमत मिला और इस आधार पर अभी हमारे देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। फिर दूसरे आम चुनाव में हम लोगों ने ये भी देखा कि जब पहली आम चुनाव 1951 या 52 कह लें के आधार पर जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने
अपना वर्चस्व वजूद बना करके रखा था, वो दूसरी बार भी उतनी ही उत्साह से लोगों ने बहुमत कांग्रेस को दिला पाया। यानी लोगों की जो आस्था विश्वास थी पहले आम चुनाव से भी ज़्यादा उभर करके सामने आ पाई थी। तो इस चुनाव में हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस जो थी ये 3 सीटों पर, चौथाई सीटों पर भी जीत हासिल की थी। यानी इस चुनाव में कांग्रेस ने 3/4 सीटों पर जीत हासिल कर लिया था। अब इस आधार पर हम ये भी देखते हैं कि पहली बार केरल में क्या किया गया, वहाँ पर भारतीय साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार का गठन हुआ। लेकिन केरल सरकार जो थी वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तो राज्य में यद्यपि कांग्रेस को बहुमत प्राप्त तो नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हो गई, क्योंकि और जगह से उसको पूर्ण बहुमत मिल पाया था। तो इस आधार पर उस समय सरकार कांग्रेस की ही बन पाई। तो दूसरे आम चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी जो थी इसकी सरकार ही बनी और लोगों ने इस सरकार का पूर्ण समर्थन किया और बहुत बढ़िया से हमारे देश की सरकार चल गई। फिर हम इसके बाद पश्चात देखते हैं कि हमारे स्वतंत्र भारत के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल जो बना था, इसको भी हम थोड़ा सा देख लें। इसमें क्या है, कौन कौन थे? इसमें रफ़ी अहमद किदवई, बलदेव सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गवर्नर जनरल की कार्य परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, मथाई तथा जगजीवन राम थे। और इसके साथ साथ वी.एन. गाडगिल, के.सी. नियोगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल स्वामी आयंगर तथा जयराम दास दौलतराम भी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये दूसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के आधार पर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया गया। अब तीसरा आम चुनाव जो था, दूसरे आम चुनाव में परेशानी तो थोड़ी सी आ गई थी, क्योंकि हमारे देश में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन 64 में ही हो गया था और इसके बाद उनके कार्यकाल का बचा हुआ जो समय था, जो कार्यकाल बचे हुए थे, उसके लिए कांग्रेस के उत्तरदायित्व के लिए एक सरकार बनानी थी। इसके लिए बहुत सारे नाम सामने आ रहे थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया। तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू के बचे हुए कार्यकाल को संभालने के लिए प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। और ये उस समय के दौर में, चूँकि भारत को आगे बढ़ना था, बहुत कुछ करना था, और इस आधार पर कांग्रेस की जो बात थी, उस समय हमारे देश के भी हालात सही नहीं चल रहे थे। कुछ जैसे इन्होंने पाकिस्तान हमेशा हमारे भारत पर किसी न किसी रूप को लेकर के परेशान तो कर ही रहा था। सेना की चौकसी बढ़ाई गई, हरित क्रांति को इन्होंने जोर दिया और इन्होंने एक अपना नारा भी दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान का। और इस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक समझौते के लिए ताशकंद समझौता कराया गया था और हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय के लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद में समझौता के लिए गए और इस बीच पाकिस्तान और भारत के बीच ये समझौता हुआ, जिसे ताशकंद समझौता भी कहा जाता है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना ये भी थी
वहाँ पर कि समझौते के उपरांत लाल बहादुर शास्त्री का दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन वहीं हो गया। तो फिर से भारत के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने उत्तरदायित्व की समस्या आ खड़ी हो गई, क्योंकि अभी बहुत कार्यकाल इनका बचा हुआ था, लगभग 1.5 वर्षों का कार्यकाल बचा हुआ था। तो इस समय फिर से बहुत सारे नाम उत्तरदायित्व के आधार पर सामने आ रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी को बचे हुए कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बना दिया गया। चूँकि ये अभी युवा वर्ग में थी और अभी इनको बहुत ज़्यादा कहिए कि राजनीति की बातों को उतना बहुत गहराई से अभी ये नहीं समझ पा रही थी, लेकिन सब लोगों ने इस कारण भी इनका समर्थन किया कि इंदिरा गांधी चूँकि जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी और इस आधार पर उन्हें राजनीति की बातों की समझ होनी चाहिए। तो ये सभी सोच करके भी इंदिरा गांधी को उस समय उनके बचे हुए कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। अब तीसरा आम चुनाव जो आ गया, यानी तीसरा आम चुनाव 1962 में संपन्न हो गया। लोकसभा की कुल सीटें जो थी, ये 494 सीटों में से कांग्रेस को 361 सीट पर विजय प्राप्त हुई। फिर तीसरे आम चुनाव में भी इसने अच्छी सीटें ले आई और तीसरी बार लगातार भारतीय साम्यवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इस बार पार्टी ने 29 स्थान प्राप्त कर लिए थे। अब तीसरे स्थान पर स्वतंत्र पार्टी रही, जिसने भी अपनी पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए इनकी भी सीटें कुछ ज़्यादा बढ़ी, जिसमें 18 स्थान प्राप्त किए इसने। और चौथे स्थान पर जन संघ पार्टी, जिसने 14 स्थानों पर जीत प्राप्त किया था। तो इस तरह से प्रजा और भी एक पार्टी थी जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने को 12 स्थान मिले थे। तो इस तरह हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया था, लेकिन विपक्षी पार्टी भी जो थी वो उसकी उपस्थिति भी महत्वपूर्ण हो रही थी। यानी राज्य विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत प्राप्त करने में सफल रही। तो इस प्रकार कांग्रेस का यह वर्चस्व जो था 1967 तक बरकरार रहा। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस के वर्चस्व की प्रकृति जो थी, या ये आखिर क्या कारण थे कि ये इतना इसका प्रभुत्व जमता जा रहा था। ये काफ़ी लगभग 15 साल तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद ये 15 साल लगातार भारत में अपनी सरकार बना ली थी। तो इसके आखिर कारण क्या थे? कारण में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन जो था ये विरासत में कांग्रेस को मिल चुकी थी। यानी वर्चस्व बनाने की सफलता इसलिए भी इसको प्राप्त हो पाई थी क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही सभी वर्गों का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त था, तो जो उसको विरासत में मिली हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर आदि को देश में व्यापक लोकप्रियता प्राप्त थी और ये कांग्रेस में शामिल थे और ये भारत के जनता की बहुत ही कहिए कि विश्वास प्राप्त नेता रहे थे। सभी लोगों का इन पर विश्वास था और सभी लोगों ने इनको काफ़ी समर्थन किया था। लोग इन्हें अपने नेता को बहुत ही ज़्यादा नेता को मान रही थी। दूसरी बात ये था कि कांग्रेस जो था वो देशव्यापी संगठनात्मक विस्तार करता चला जा रहा था। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही कांग्रेस जो थी इसने देशव्यापी ढांचा तैयार कर लिया था।
हम लोग शुरू से ही देखें कि कांग्रेस की स्थापना सिर्फ भारत में तुरंत स्वतंत्रता के पश्चात नहीं थी, बल्कि ये बहुत पुरानी पार्टी थी और इसका निर्माण जब हुआ था उसका समय था 1885। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। तो ये इतनी पुरानी पार्टी थी, सभी लोगों को इस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। तो इस पार्टी में हम ये भी देखते हैं कि संगठन, इकाई, प्रदेश, जिला तथा ग्रामीण स्तर तक देश के सभी भागों में ये कांग्रेस पार्टी विद्यमान थी। किसी भी पार्टी को चुनाव में जीत के लिए मजबूत संगठन की आवश्यकता होती है और इसके विपरीत विपक्षी दलों का संगठनात्मक ढांचा जो था अत्यंत सीमित था। चूँकि एक इतनी पुरानी पार्टी थी, पूरे भारत में कांग्रेस को की सराहना की जा रही थी, सभी लोग कांग्रेस से आश्वस्त थे और स्वतंत्रता दिलाने में इस पार्टी के जितने भी नेता सक्रिय थे, सबके योगदान से, कांग्रेस पार्टी की अत्यंत योगदान से भी भारत को स्वतंत्रता मिल पाई थी। तो ये जो संगठनात्मक ढांचा अत्यंत सीमित था तथा देश के एकाध क्षेत्रों तक ही सीमित था। जो भी विपक्षी दल थे ये कुछ ही क्षेत्र तक सीमित थे और पूरे देश में कांग्रेस का विस्तार हो चुका था। तीसरी बात हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस का व्यापक सामाजिक समर्थन भी था। यानी कांग्रेस एक पार्टी के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों का एक गठबंधन थी। इसमें उच्च वर्गों के साथ साथ निम्न वर्ग, मुसलमान, किसान, जमींदार सभी को का समर्थन इसे प्राप्त था। तो इस व्यापक सामाजिक समर्थन की जड़ें तो राष्ट्रीय आंदोलन में ही निहित थी, लेकिन इसका पूरा फायदा कांग्रेस को चुनाव के दौरान प्राप्त हुआ। चूँकि इतनी पुरानी पार्टी थी और सभी लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी पर पूर्ण विश्वास था, इसने भारत में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत भी इसे कांग्रेस पार्टी को मिला। यानी इतना कांग्रेस पार्टी अपने देश, अपने सामाजिक समर्थन इनको मिल पाया था कि पूरे देश से जब आम चुनाव हुए तो इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाया। फिर था विपक्षी दलों का भी शैशवावस्था था। यानी विपक्षी दल जो भी आए वो बहुत पुरानी नहीं थी, चूँकि वो नई थी तो इनका फैलाव या इनकी लोकप्रियता उस तरह से नहीं थी। जैसा हम ये देखते हैं कि विपक्षी दलों को लोकतांत्रिक राजनीति का न तो अनुभव था और न ही उसकी संगठनात्मक क्षमता जो थी वो देशव्यापी थी। तो यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र के आरंभिक वर्षों में, शुरुआती दौर में उनका प्रभाव मजबूत नहीं हो पाया। फिर भी चुनाव तथा संसद में उनकी उपस्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक थी। तो इस दृष्टि से कांग्रेस के वर्चस्व काल में विपक्षी दलों ने भारत में लोकतंत्र को बहुत मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर उस समय क्या था, मतदान प्रणाली का जो स्वरूप था वो कांग्रेस के वर्चस्व तथा अन्य कारणों में से एक प्रमुख कारण था। यानी इस निर्वाचन प्रणाली में मतदान के जिस पद्धति को अपनाया गया वो क्या था, उसे फर्स्ट पास्ट की डिपोस्ट पद्धति भी कहते हैं। जिस पार्टी को किसी क्षेत्र में सबसे अधिक वोट मिलती है उस सीट में उसे ही विजय घोषित किया जाता है, भले ही उस क्षेत्र के मतदाताओं को बहुमत का समर्थन उसे प्राप्त न हो। लेकिन उदाहरण के लिए हम ये भी देखते हैं कि 1952 में चुनाव में कांग्रेस जो थी वो देश के कुल मतों के 45% मत प्राप्त कर पाया था। तो लेकिन उसे लोकसभा की कुल सीटों में 74% सीटों में सफलता मिली। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को 10% मत प्राप्त हुए, लेकिन उनके सीटों की संख्या 3% से भी कम रही। और इस प्रकार यदि देश में कुल मतों का बहुमत गैर सरकारी दलों को प्राप्त हुआ, लेकिन उनके वोट विभाजित हो गए।
तथा सीटों की संख्या भी कम हो गई। तो मतदान की यह प्रणाली भारत में आज भी लागू है। यानी कई बार ये भी कहा जाता है दूसरे देशों के समान, जैसे जहाँ पर एक दलीय शासन सत्ता है, जैसे चाइना में है, तो वहाँ पर क्या था, एक ही दल थे, यानी साम्यवादी जो दल था वो उसी की सरकार बननी है, दूसरे पार्टी को सामने नहीं आना है। लेकिन यहाँ पर भारत में कांग्रेस पार्टी जो थी इस तरह से नहीं थी, बल्कि इसमें यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर मतदान के द्वारा, मताधिकार के द्वारा बहुमत प्राप्त करके कांग्रेस पार्टी देश की एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी, जो लगातार 3 आम चुनाव तक अपना वर्चस्व बना करके रखा। तो इसके अंतर्गत धीरे धीरे क्या हो रही थी, कई आलोचकों ने यहाँ पर ये भी कहा कि इससे स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाए जाने की बात को कही। यानी ये जो समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली है उसमें किसी भी पार्टी को लोकसभा में उतने ही प्रतिशत प्राप्त होंगे जितने प्रतिशत मत उसे चुनाव में प्राप्त होते हैं। फिर हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि नेहरू का व्यक्तित्व एक होता है कि हमारे ये भी बहुत बड़ा कारण रहा था कि अगर हमारी सरकार हमारी चाहती है, हम उनको हर तरह से पसंद करते हैं, तो ऐसी ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है किसी भी पार्टी को मजबूती प्रदान करने में। कांग्रेस का नेतृत्व तो आज़ादी के समय से ही जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था और ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत करिश्माई नेता थे, लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे थे। आरंभ से ही उन्होंने महात्मा गांधी का समर्थन तो प्राप्त था, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा कारण भी मान सकते हैं। उनकी उदारवादी व्यक्तित्व के कारण कांग्रेस में करिश्माई नेतृत्व उत्पन्न हो गया था। इसका पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी को हुआ और नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है तथा वैदेशिक मामलों में उन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक दलीय प्रभुत्व जो है इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। चूँकि ये शुरू से ही एक लोकप्रिय पार्टी थी, इसके अंतर्गत हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत सभी तरह के लोग इसमें शामिल थे। विभिन्न वर्गों के लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, जैसे किसान, मजदूर, ग्रामीण, युवा, महिला आदि की भागीदारी इसमें बढ़ने लग गई थी। इस प्रकार कांग्रेस सामाजिक आधार में व्यापकता आई थी। भारत की जाति व्यवस्था के आलोक में अगर देखें तो कांग्रेस को उच्च जाति, मध्यम जाति तथा निम्न जाति सभी का समर्थन प्राप्त था और इस ऐसी बात नहीं थी कि वो किसी खास जाति को समर्थन दे रहे थे, बल्कि भारत की सभी जाति, बिरादरी, धर्म, जाति के लोग, भाषा भाषी के लोग सभी कांग्रेस के अंतर्गत थे। इन वर्गों का बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को समर्थन प्राप्त हो रहा था। तो आज़ादी के समय से ही कांग्रेस पार्टी का स्वरूप जो था वो सामाजिक गठबंधन की तरह था, जिसमें भारत के सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था। अब यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही कांग्रेस का गठबंधन का रूप धारण कर लिया था, क्योंकि इसमें सभी तरह के विचारधाराएं थी, जैसे समाजवादी, पूंजीवादी, उग्रवादी, उदारवादी, रूढ़िवादी विचारधाराओं का भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग विद्यमान थे। तो भारत में समाजवादी पार्टी की स्थापना जो 1934 में ही हुआ था, तो 34 में कांग्रेस के एक अंग के रूप में किया गया था। तो कांग्रेस के नियमों में परिवर्तन के कारण 1948 में अलग समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और इसके बाद भारत में जितनी विपक्षी पार्टियां बनी उनके नेताओं का आधार कांग्रेस ही रहा
कांग्रेस की राजनीति छोड़ करके इन नेताओं ने कई पार्टियों का गठन तो किया। इनमें से थे जयप्रकाश नारायण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम प्रमुख हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग कांग्रेस के एक बहुत जुझारू नेता के रूप में सामने थे, इस कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित थे, जिनका कि काफ़ी कांग्रेस पार्टी का वजूद काफ़ी मजबूत इन लोगों के कारण भी हो पाया था। लेकिन कुछ कांग्रेस के का वर्चस्व काल में हम ये देखते हैं कि पार्टी के अंतर्गत जब इसमें हम लोगों ने ये देखा कि तीसरे आम चुनाव के बाद लोगों को कहीं ना कहीं कांग्रेस का वर्चस्व जो था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। इसका कारण क्या हो गया कि कांग्रेस का वर्चस्व काल में पार्टी के अंदर ही विभिन्न असंतुष्ट गुटों जो थे वो राजनीति कर रहे थे। तो ये गुट एक दूसरे पर दबाव डालने के साथ साथ आलोचना भी करते थे। इस प्रकार कांग्रेस के अंतर्गत गुटों के बीच विरोधी प्रतियोगिता की जो प्रवृत्ति थी, ये इसके संबंध में रजनी कोठारी ने कहा कि कांग्रेस सिस्टम की संज्ञा दी थी। कांग्रेस सिस्टम में कांग्रेस के बाहर विपक्षियों का विरोध नगण्य था, यानी कांग्रेस के अंदर रह करके ही ये कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, लेकिन बाहर से विपक्ष इस पर कोई आहत नहीं कर पा रहे थे और नहीं कर भी रहे थे। तो इस तरह से विरोध की प्रक्रिया जो थी पार्टी के अंदर ही थी, जो इसमें टूट चल रही थी। लोगों में लोग विभिन्न गुटों में के बीच बंट रहे थे। इस प्रकार कांग्रेस सिस्टम में कांग्रेस पार्टी शासक दल के साथ साथ विपक्षी दल की भी भूमिका निभा रही थी, यानी बाहर से विपक्षी दल उसको आहत नहीं कर रहा था, लेकिन कांग्रेस के अंतर्गत यहाँ पर हम देखते हैं कि आपस में ही कुछ लोग गुट में बंट गए और कांग्रेस के जो सिस्टम थी, कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत जो बातें उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, इस बातों को लेकर के ये इसका मतलब कहिए कि एक विपक्षी दल की तरह अपनी भूमिका ये निभा रहे थे। तो कांग्रेस के अंतर्गत धीरे धीरे करके जो जवाहरलाल की मृत्यु के पश्चात, लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के पश्चात थोड़े बदलाव आ गया। हमारी पार्टी जो थी, कांग्रेस पार्टी जो थी देश की, ये कहीं ना कहीं अपना वजूद कम कर पा रही थी। कांग्रेस को उस तरह से धीरे धीरे करके विरोधी हित जो थे मुद्दे पर अतिरिक्त स्थिति बचाने का प्रयास भी किया जा रहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संतुलन की नीति अपनाने के बाद भी कांग्रेस ने नीति के आधार पर गठबंधन को मजबूती प्रदान की और कांग्रेस विरोधी दृष्टिकोण तथा हितों के प्रति सहनशीलता की नीति को अपनाई थी। यानी यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस में जो विरोधी दृष्टिकोण आ गई थी, दृष्टिकोण को तथा हितों के प्रति सहनशीलता की नीति जो अपनाई गई थी, सभी में समन्वय स्थापित किया जा सके और विरोधी हितों को संतुष्ट किया जा सके। यानी जो नहीं भी खुश थे उनको ये कांग्रेस जो थी, कांग्रेस की जो पार्टी थी, इनको संतुष्ट करने के लिए, उनकी बात को रखने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे थे। यानी कांग्रेस में खुद से ही पार्टी के अंदर नीति कुछ गुट बन गए थे, उनकी नीति को कांग्रेस पार्टी मानने के लिए भी पूरे प्रयास कर रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि जो लोग खुश नहीं हैं उनकी बात को मानने के लिए सरकार उनको खुश करने के लिए भी बात को कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत रख सका। तो यहाँ पर पार्टी की जो सहनशीलता की बात कहें हम, तो कांग्रेस जो थी दूसरे गुटों को, यानी कांग्रेस के अंदर ही जो असंतुष्ट गुट थे उनको प्रश्रय दिया और उसके प्रति सहनशीलता का परिचय दिया। तो ये सहनशीलता के कारण गुटबंदी का प्रबंधन पार्टी के अंदर ही हो जाता है। तो पार्टी में टूट फूट नहीं हो पाती है।
तो जो भी था, जो भी उनकी असंतुष्ट लोग थे, उनकी बातों को कांग्रेस रखने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण था कांग्रेस को पूर्ण और एक मजबूत पार्टी के रूप में सामने आने का। फिर इसका सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि किस तरह ये बाहर के कोई भी विरोधी पार्टी जो थी, इस पर किसी तरह का कोई विपक्षी दल जो था अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रही थी। यानी जो भी इसके अंतर्गत टूट फूट की राजनीति जो थी चल रही थी, उसको ये खुद तय कर लेने, ठीक कर लेने के लिए ये प्रयासरत थी। तो राज्य स्तर पर फिर हम देखते हैं कि कांग्रेस के वर्चस्व का बहुत अधिक प्रभाव नहीं था। राज्य स्तर पर हम कहीं कहीं देख रहे थे कि ये कांग्रेस की पार्टी को बहुत राज्यों में उस तरह से नहीं कहा गया जा सकता है। जैसे हम पश्चिम बंगाल में देख लें, उस समय हम साउथ में देख लें, तो ये सब चीज़ें जो थी वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी बढ़ रही थी। और वहाँ पर शुरू से ही जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये सभी को ज़्यादा ही अच्छी पार्टी के रूप में राज्य के स्तर पर देखा जा रहा था। तो कई क्षेत्रीय राजनीतिक समूहों एवं दलों के उदय के कारण राज्यों में प्रभावी विरोध का भी सामना करना पड़ जाता है। तो उदाहरण के लिए हम ये देख सकते हैं कि मद्रास प्रांत 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना की गई थी। लेकिन ये क्या था, जिसमें ब्राह्मण जाति को संगठित करने का प्रयास किया गया था। मद्रास में गैर ब्राह्मण जाति का रुझान कांग्रेस विरोधी था, क्योंकि ये किसी एक जाति को लेकर के था। तो ये कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। कांग्रेस के अंतर्गत सभी प्रकार के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुस्लिम, सभी तरह के लोग थे। तो ये किसी खास जाति का रुझान कांग्रेस ये इसका विरोध कर रही थी। फिर 1944 में रामास्वामी नायर जिस पार्टी को मिला करके डीएम अर्थात द्रविड़ कड़गम पार्टी स्थापना की थी, वहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी बने थे उसको मिला दिया गया था और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में वहाँ पर आ चुकी थी। तो ये जो था 1949 में डीएम पार्टी से अलग होकर के सीएन अन्नादुराई ने डीएम के अर्थात द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी की स्थापना की थी। फिर बाद में यह पार्टी राज्य स्तर पर कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरा था। यानी शुरू से ही हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर कांग्रेस का कोई विपक्ष पार्टी था तो यही पार्टी थी, जो कि शुरू से ही पार्टी जो थी कांग्रेस के साथ सामना करने के लिए खड़ी थी। तो ये विपक्ष पार्टी के रूप में जो आया था सामने, इस पर भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की पार्टी जो थी उसके अंतर्गत जो भी टूट फूट हुई, इसको ये किसी खास जाति बिरादरी की पार्टी नहीं थी, बल्कि और इसी कारण वहाँ पर जो पार्टियां बनी थी वो एक खास जाति को लेकर के, यानी ब्राह्मण जातियों का रुझान जो वहाँ पर था इसका विरोध कर रहा था। कांग्रेस पार्टी इसका विरोधी था। तो यहाँ पर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम AIA DMK की स्थापना की गई। तमिलनाडु में आज भी ये दोनों पार्टियां सर्वाधिक प्रभावशाली है, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस हमारी राष्ट्रीय आंदोलन से भी पूर्व की पार्टी रही, लेकिन शुरू से हम यहाँ पर साउथ में तमिलनाडु में देखते हैं कि ये पार्टी जो थी वो अपना पैर अधिक नहीं जमा पाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पार्टी थी ये भारत के कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के रूप में सामने उभर करके आई थी। अब पंजाब प्रांत को भी देख लें। 1920 के दशक में अकाली दल का नेतृत्व में अकाली आंदोलन मजबूत हो गया। उसने पंजाबी सूबा की मांग की। अकाली दल पंजाब सिखों की पार्टी थी।
इसकी मांग 66 पंजाबी भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया था। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसमें हम देखते हैं कि वो किसी भी बात को या किसी को भी असंतुष्ट करने का प्रयास नहीं कर रही थी। तो इस कारण भी कांग्रेस को राजनीतिक वर्चस्व की प्राप्त था और हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस को इस काल में सबसे प्रभावी चुनौती केरल राज्य की साम्यवादी पार्टी द्वारा दी गई थी। तो वो साम्यवादी पार्टी जो केरल में सरकार बनाने में साम्यवादी पार्टी जो थी वो केरल में अपनी सरकार बनाने में सफल हो गई और इस तरह से हम देखते हैं कि साम्यवादी सरकार जो भी था उसको फिर बाद में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा करके कांग्रेस की ही सरकार बन पाई। तो इस तरह जो भी टक्कर दे रहा था एक साम्यवादी सरकार ही कांग्रेस को चुनौती दे रही थी। तो आज हम लोग यहाँ तक देखते हैं और इसके उपरांत हम लोग देखेंगे कि भारत में विरोधी दल अथवा विपक्षों की क्या भूमिका रही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे और कौन कौन सी पार्टी थी, इस पार्टी का क्या मोटो रहा, ये किस तरह से काम कर रही थी, भारत में अन्य पार्टियों किस तरह से उभर करके आई। हम लोग इन सब चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।